बेटा, लिख लिए? क्या लिखे? द एक्सप्रेशन ऑफ हमने लिखा द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्पल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, अब ज़रा डायमेंशन को देखना स्टार्ट करिएगा। एक टर्म है हमारे पास डायमेंशन। तो आज के जो टॉपिक है जो ये डायमेंशन है, ये समझ लीजिएगा कि तकरीबन 3 नंबर से लेकर के मैंने बताया था 7 नंबर तक के चांसेस जो हैं वो चैप्टर से आने के हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है वो क्या है? डायमेंशन। अब डायमेंशन के जो मायने हैं ना, नॉर्मली डायमेंशन जो है वो किसको बता रहा होता है? डायरेक्शन को। किसको बता रहा होता है? डायरेक्शन। जो हमने डेफिनेशन लिखा है वो बिल्कुल अलग है और जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ पे होता है? या तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, वाई एक्सिस होता है, या तो एक्स वाई होता है, या एक्स वाई जेड होता है। ये कहलाता है वन डायमेंशन। एक्स एक्सिस पर अगर बॉडी मूव करेगी तो वो वन डायमेंशन होगा, वो एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा। अगर बॉडी वाई एक्सिस से मूव करती है तो वो भी वन डायमेंशन पे यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्स और वाई के दरमियान बॉडी मूव कर रही है तो ये डबल डायमेंशन में होगा, मतलब बॉडी एक्स पे भी मूव कर रही होगी और वाई पे भी मूव कर रही होगी। और जब बात आती है एक्स वाई और जेड तो ये कहलाता है 3 डायमेंशन। तो एक मौके के ऊपर कोई भी बॉडी 3 डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकती कि वो एक्स पे भी मूव करे, वाई पे भी मूव करे और जेड पे भी मूव करे। अब इस बात को ज़रा हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्स का मतलब है कि बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से वाई एक्सिस से बॉडी मूव करी तो हम वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे भाई, ये कि बॉडी हमारे पास वाई एक्सिस से मूव कर रही है, दिस कॉल्ड द वाई एक्सिस। सही है नहीं? इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई। तो एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे? एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? अगर बॉडी यूँ जा रही है एक्स और वाई के दरमियान तो इसका मतलब एक्स पे भी फासला ट्रैवल हो रहा है और वाई पे भी फासला ट्रैवल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एक्स पे फासला किस तरीके से ट्रैवल हो रहा है? मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये क्या है? एक्स एक्सिस का। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वाली लाइन, तो ये जो फासला आ रहा है ये किसका है? वाई एक्सिस का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद है वो एक्स पे भी मौजूद है और वो वाई पर भी मौजूद है। तो ये कहलाता है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन मोशन को समझने के लिए आप नॉर्मल से ये बात समझ लें कि एक फुटबॉल आपके सामने पड़ा हुआ है, एक बॉल आपके पास पड़ी हुई है, उस बॉल को आपने क्या कर दिया? किक मार दिया, ठीक है। या जब शेर जो शिकार के लिए आता है, जब वो जंप लगाता है तो वो भी किस में होता है? 2 डायमेंशन में। आप जब जंप करते हैं तो वो भी किस में होता है? 2 डायमेंशन में। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो भी किस में होता है? 2 डायमेंशन में। तो दिस इज कॉल्ड द डबल डायमेंशन मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस साइमल्टेनियसली, जिसमें बॉडी जो है एक्स और वाई एक्सिस में क्या कर रही होती है? साथ साथ मूव कर रही होती है। उसको हम क्या कह रहे होते हैं? 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई और जेड के बारे में जब हम बात करेंगे, एक्स वाई और जेड के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऐसी मोशन कोई सी भी नहीं होती है कि साइमल्टेनियसली के माने होता है एक साथ बॉडी एक्स पे भी मूव करे, वाई पे भी मूव करे और जेड पे भी मूव करे। ऐसा तो पॉसिबल है ना, बॉडी यूँ मूव कर सकती है। अब जब हम एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो एक हमारे पास क्या हो गया? ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? जेड। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। बहुत आसानी से तरीके से समझना है, ठीक है। एक्स हो गया, वाई हो गया और ये क्या हो गया? जेड। एक्स और वाई हमेशा आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होते हैं? एक्स और वाई क्या होते हैं? म्यूचुअली के माने एक से ज़्यादा। तो मतलब एक्स और वाई मिलकर क्या हुआ? एक से ज़्यादा हो गए। तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा बेटा? इसका 90 डिग्री। कितना बनेगा? बात समझ में आ रही है?
इसके बाद ये जो z एक्सिस है ना, इस z एक्सिस के लिए हमें जब हम इसको किसी चीज़ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमें रास्ता नहीं मिलता, हम इसको किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें, तो इसीलिए हम इसको यूँ करके दिखा देते हैं। हालांकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, यूँ, जैसे मार्कर बाहर की तरफ आया हुआ है ना, अब मैं यहाँ से लाइन को पकड़ के यूँ तो नहीं खींच सकता ना ऐसे बाहर की तरफ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको आगे की तरफ खींच देते हैं। तो ये जो हमारे पास मार्कर है ये z एक्सिस पर है, तो इस तरीके से कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब आप देखें x से y का एंगल कितना है, y से z का एंगल कितना है 90, और z से s का एंगल कितना है, ये देखो ये तो हो गया ना 90 डिग्री। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब यहाँ से यूँ खींचा यूँ और यूँ ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा। अब फिर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर x के ऊपर कर देंगे तो एंगल कितना हो जाएगा। तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दिस आर दी डायरेक्शन, x एक्सिस, y एक्सिस, x y एक्सिस, x y z एक्सिस, और एक फोर्थ डायमेंशन भी होता है, वो आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक में इंक्लूड नहीं होता। उसको हम कहते हैं स्पेस प्लस टाइम कोऑर्डिनेशन, कि बॉडी किसी स्पेस पे मौजूद है तो उसमें x y और z एक्सिस मौजूद होता है। अगर ये घर किसी जगह पर मौजूद है तो इसमें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और इसमें z एक्सिस भी है। x एक्सिस कैसे है, जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि नीचे वाला जो फ्लोर है वो क्या है, x एक्सिस, ठीक है ना। और अगर मैं इस वाले एक्सिस की बात करूँ, ये जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगा, ठीक है, और ये वाला एक्सिस क्या कहलाएगा, या आप इसको बोल दें वो क्या है x, ठीक है, आप इसको बोल दें क्या है y, तो ये वाला एक्सिस क्या कहलाएगा z। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मार्कर एक x y z एक्सिस में मौजूद हो सकता है, चूँकि ये 3 डायमेंशन पर मौजूद है। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी कभी भी 2 एक्सिस से मौजूद नहीं होता, हमेशा 3 एक्सिस से मौजूद होता है, मतलब उसका x डायरेक्शन भी होता है, y भी और z भी। आ रही बात समझ में। जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी 3 डायमेंशन पर हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी 3 डायमेंशन पे खड़ा हुआ हूँ, ये बोर्ड है ये भी 3 डायमेंशन पे मौजूद है, इसका x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी और z एक्सिस भी है। अब अगर ये बोर्ड किसी रफ्तार से मूव करे, एक बाइक है वो 3 डायमेंशन में मौजूद है, उसमें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी और z एक्सिस भी मौजूद है, लेकिन अगर वो बाइक 5 मिनट के अंदर यहाँ से 5 नंबर पहुँच जाए, तो वो जो टाइम वाला एक्सिस है, उस टाइम वाले एक्सिस को जब हम ऐड करेंगे तो बाइक खुद क्या हो गया, स्पेस, क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस मौजूद हैं, स्पेस, और जिस टाइम के लिहाज से वो मूव कर रहा है वो कहलाएगा उसका टाइम। तो स्पेस प्लस टाइम कोऑर्डिनेशन जो होता है, हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, फोर्थ डायमेंशन। जिस तरीके से स्टार्स वगैरह जो हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो गैलेक्सी वगैरह हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। आज से 100 साल जहाँ पर पहले मौजूद थे वो आज उस पोजीशन पे मौजूद नहीं है। सूरज जिस पोजीशन पे जहाँ पर मौजूद था आज से 200 साल पहले, अभी वहाँ पर मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी इनकी मोशन होती है, कभी स्टार करीब आ जाता है, कभी स्टार दूर जा रहा होता है। जब स्टार करीब आता है तो उसकी जो है, जो भी चीज़ जब करीब आती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो बच्चे सामने बैठे हुए उनको आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि वो मेरे सामने है तो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उनके लिए वेव लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का रिलेशन कैसा है बेटा, इनवर्स। तो जब स्टार करीब आते हैं ना तो वो आपको वायलेट कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जब स्टार दूर जाते हैं ना तो वो रेड कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि उनका वेव लेंथ बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होता है वो किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट कलर की। पता है ना ये सब आप लोगों को। तो जब स्टार मूव कर रहे होते हैं तो वो भी किससे मूव कर रहे होते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन में वो मूव कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, 4 डायमेंशन में फर्स्ट कली मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरे अंदर x y z एक्सिस मौजूद है। अब मैं यहाँ से दौड़ करके यहाँ पर गया तो एक टाइम का एक्सिस लगा, एक एक्सिस कौन सा लगा, टाइम का। तो स्पेस प्लस टाइम, ये क्या कहलाता है, 4 डायमेंशन। एक स्टार जहाँ पर मौजूद है अभी, आज से 100 साल बाद वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन, यानी कि 4th डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? वीडियो बताना अगर रुक जाए तो ठीक है, इसको रिस्टार्ट करना होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इस वाले डायमेंशंस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखो, एक पॉइंट होता है ना सिंगल, ये सिंगल पॉइंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं, हैविंग 0 डायमेंशन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक पॉइंट है।
सही है। लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं यूँ आगे बढ़ा दूँ तो ये कहलाएगा सिंगल डायमेंशन। इसको फिर यहाँ से मैं यूँ बढ़ा दूँ तो ये क्या कहलाएगा डबल डायमेंशन। एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी है। बात समझ में आ रही है नहीं? जहाँ पे भी ज़रा सा भी आपको लगे सर यहाँ मसला हो रहा है तो आप आसानी से हैंड रेस करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मेरे टॉपिक कवर करने के बाद आपके जहन में पॉइंट बराबर भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। सही है। अभी ये डायमेंशन मैंने आपको नहीं समझाया जो हमारा कोर्स का हिस्सा है। मैंने आपको वो डायमेंशन बताया है कि एक डायमेंशन ये भी होता है जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब मैं वो डायमेंशन आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। सारी बात समझ में? मिटा दूँगी सब है वो देना यार। ये अब आगे सुनिएगा। मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखा है बेटा? द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्बल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। ये लिखा है दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको बेसिक क्वांटिटी में पुट कर देने का नाम डायमेंशन है। दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको साथ साथ बोलना है, शर्माना नहीं है। पुट कर देने का नाम, एक मरतबा दोबारा से, सही है। अब ज़रा सुनिएगा। फिज़िकल क्वांटिटी जो है हमारे पास लेंथ भी है, मास भी है, टाइम भी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी है, अमाउंट ऑफ सस्टेंस भी है, टेम्परेचर भी है, स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टॉर्क भी है, मोमेंटम भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और एवरेज वेलोसिटी भी है, रिटार्डेशन भी है, डिसेलरेशन भी है। बहुत सारे किस्म के हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी मौजूद हैं। मैंने उनके नाम लिए हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही है ना, आपने स्पीड पढ़ा है, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वेलोसिटी पढ़ा है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आपने रिटार्डेशन पढ़ा है, टॉर्क पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, पावर पढ़ा है, वर्डन पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। ये सारे क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन दिस आर नॉट दी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी। आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना मेजरमेंट, तो उसमें 2 चार्ट था। एक था फंडामेंटल और बेसिक यूनिट का और एक था ड्राइव यूनिट का। था या नहीं था? तो फंडामेंटल या फिज़िकल क्वांटिटी जो है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी या बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो कितने बेटा? 7। कितने? 7। अब उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है जिक्र लेंथ का, फिर किसका आता है? सबको नज़र आ रहा है? फिर किसका जिक्र है? फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और क्या है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या है बेटा? टेम्परेचर है। और क्या है? करंट है। हो गए 7 या बाकी हैं? हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस आर दी 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। इसके अलावा 8वां नहीं है, इसके अलावा 9वां। तो ये 7 फिज़िकल क्वांटिटी हैं। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। और इससे जो क्वांटिटी दरियाफ्त हुए, इससे जो क्वांटिटी आगे बढ़े, जिनको हम ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें फोर्स है, जिसमें मोमेंटम है, जिसमें पावर है, जिसमें स्पीड है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें डिस्टेंस है, जिसमें एक्सेलरेशन है, जिसमें वेलोसिटी है, तो वो सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी। हमने डेफिनेशन में जो है ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया, हमने क्या बोला है? बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी। द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फिज़िकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्बल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डायमेंशन। हमने ये कहा है ना। तो देखिए जितने भी फिज़िकल क्वांटिटी हैं दुनिया में, उसको किस में पुट करना है हमको? बेसिक क्वांटिटी में। और वो बेसिक क्वांटिटी कौन से इस्तेमाल करना है हम लोगों को, वो भी सुन लीजिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये सिर्फ 3 लेंथ, मास और टाइम,
ये इस्तेमाल करने हैं, लेंथ, मास और टाइम। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम इसको इस बेसिक क्वांटिटी में पुट करेंगे, यानी कि लेंथ में, मास में और टाइम में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डायमेंशन। सही है। ये मैंने आपको एक बात बताई है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास क्या बेटा, मास, और ये हमारे पास क्या है, टाइम। लेंथ को हम इंडिकेट करवाते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है। सही है। लेंथ की यूनिट क्या है, ये कौन सी यूनिट है, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है बेटा वो क्या होता है, कैपिटल। मास का डायमेंशन क्या है, और टाइम का डायमेंशन क्या है। हर का पहला लेटर, लेंथ का जो पहला लेटर है वो क्या है, एल, मास का एम, और टाइम का पहले क्या है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो मतलब जहाँ पे हमें यूनिट मीटर नज़र आएगी वहाँ पे हम उसका डायमेंशन क्या पुट करेंगे, कैपिटल एल। जहाँ पे हमें यूनिट नज़र आ रही होगी केजी, वहाँ पे हम उसका डायमेंशन क्या पुट करेंगे। और जहाँ पे हमें यूनिट सेकंड नज़र आ रही होगी, सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम एंड टाइम हैविंग अ डायमेंशन इज इक्वल टू कैपिटल। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे सेकंड नज़र आ रहा होगा हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी पुट करेंगे। ये बात भी समझ में आई आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, देना यार उधर। देखिएगा भाई, एक हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है नहीं है। अब डिस्टेंस को इंडिकेट किससे करवाते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन क्या बना। बात समझ में आई। एक और देखिए, स्पीड, स्पीड को किससे इंडिकेट करवाते हैं, स्मॉल वी, किसे इंडिकेट करवाते हैं, स्मॉल। वेलोसिटी को इंडिकेट करवाते हैं कैपिटल वी से, वॉल्यूम को इंडिकेट करवाते हैं कैपिटल वी से, लेकिन स्पीड को किससे इंडिकेट करवाते हैं, तो ये जो है हमारे पास स्मॉल वी है। स्पीड किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, ये बोलते हैं ना हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो ये बन जाता है हमारे पास इसकी यूनिट मीटर पर, मीटर है, मीटर इज द यूनिट ऑफ, और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल। फिर उसके बाद ये आएगा। अब डायमेंशन का एक रूल है कि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, एल इस टी के ऊपर ही लाएंगे बेटा। अभी पावर इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी। तो एल टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ। बात समझ में आ रही सबको या नहीं आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग रहा होगा कि हमें जिसका भी डायमेंशन निकालना है उस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट मालूम नहीं होगा तो आप उसका डायमेंशन पुट नहीं कर सकेंगे। तो आपने सामने ये मेंशन कर लें, ठीक है ना, जो आपने डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी है उसके सामने ये ग्राफ मेंशन कर लें कि लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है, इसका डायमेंशन कैपिटल है, मास की यूनिट केजी है, इसका डायमेंशन कैपिटल एम है, और टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है, इसका डायमेंशन जो है बेटा क्या है, कैपिटल टी। ये सब चीज़ें मेंशन कर दिया, भले से पेंसिल से मेंशन कर लें, ठीक है। आगे चलें। यार ये डस्टर तो ढंग का दो, वीडियो बनाई तुम लोग, इसको ऐसे उठा के दे रहे हो लगा। डस्टर यार वहाँ से एक बच्चे हैं वहाँ से डस्टर लेकर आए करो यार, यहाँ पे जो चीज़ मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मिटा दो। अब आगे देखिएगा, स्पीड के बाद एक चीज़ होती है वेलोसिटी, होती है नहीं। वेलोसिटी की यूनिट क्या है बेटा, हर को पता है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हर को पता है। अब बताइए मीटर की जगह क्या आएगा बेटा, और तो ये क्या बनेगा,
बनेगा कि नहीं? तो स्पीड की यूनिट सेम और वेलोसिटी की यूनिट, तो दोनों का डायमेंशन, कोई मसला किसी को? आगे चलें। इसी तरीके से हमारे पास ये नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, सही है, एसेलरेशन। एसेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है ना। इसको इंडिकेट कैसे करवाते हैं बेटा? इंडिकेट पूछ रहा हूँ, स्मॉल ए। इसकी डेफिनेशन क्या है? मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको गाइड करना है। आपको लाजमी सी बात है, ये पता होगा कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ उसको सुनने की ज़रूरत है। एसेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेफिनेशन क्या है इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन, ऐसे लिखेंगे। आप लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, याद आ रहा है आप लोगों को? तो डेल्टा वी या वेलोसिटी, बात एक ही है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर होती है नहीं, और इसके नीचे साइन है, नीचे क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? उसके बाद ये मीटर पर सेकंड। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, या नहीं हो रहा है? ये मीटर पर सेकंड जो था मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, ये सेकंड जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे क्या है बेटा? जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 कहाँ जाएगा और सेकंड कहाँ आएगा? तो मीटर बनता क्या हो जाएगा, और सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? तो इसकी यूनिट क्या बनी? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी फिज़िकल क्वांटिटी का आप यूनिट भूल रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट कर लीजिए, वर्क डन की यूनिट आपको याद आ रही है, जूल, है ना, और वो किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। एंड द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एज सच द बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो मूव करना स्टार्ट कर दे, या फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं ना। किसी बॉडी पे फोर्स लगे, वो मूव करे, ये मार्कर है, ठीक है ना, इस पर फोर्स लगा और ये मोशन में आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है? दैट इज़ कॉल्ड द वर्क डन। तो अगर आपको डेफिनेशन, अगर डायरेक्ट यूनिट नहीं याद आ रही है तो आप किसके ऊपर गौर करना स्टार्ट करेंगे? डेफिनेशन पे। अगर डेफिनेशन नहीं याद आ रही है तो आप किसके ऊपर गौर करना स्टार्ट करेंगे? फार्मूले पे। वर्क डन का बेटा फार्मूला क्या है? वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस। तो फोर्स की जगह क्या आएगा? न्यूटन। एस की जगह क्या आएगा? न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो एक चीज़ के ऊपर ग्रिप करने के लिए आपको सारे हरबे जो है ना आने चाहिए, कि कोई कहीं से ही पूछ ले वो चीज़ आपको आना चाहिए। तो उसी तरीके से हर मैं ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, जितना मुझे आता है इंशाल्लाह ताला आपको भी उतना ही आएगा। सही है, मिटा दूँ ये आप लोग करते जा रहे हैं ना साथ साथ, या नहीं कर रहे हैं? कर रही हैं बेटा? आप पीछे, आप लोग, ये सब कॉपी हो रहा है? अब ज़रा आगे देखिएगा, ऐसा ऐसा आगे लेके चलना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि सवालात किस तरीके से आते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इससे सवाल किस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक ले लेते हैं भाई फोर्स, ठीक है? ये मैंने ले लिया फोर्स, इसका डायमेंशन निकालना है, सही है? बच्चे को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है नहीं? अच्छा, इससे पहले आप ये भी याद रखिए कि फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, तो मास की जगह क्या आता है और एक्सेलरेशन की जगह क्या आता है, और यही चीज़ किसके बराबर होता है या नहीं? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी 1 न्यूटन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कोई भी बॉडी 1 किलोग्राम मास का हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है बेटा? 1 न्यूटन। ऐसे ही होता है। तो आपने यहाँ लिखा न्यूटन,
अब जब आप न्यूटन को आपको डायमेंशन निकालना है ना, तो आपको इसको किस में पुट करना है, एल, एम और टी के फॉर्म में, लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में पुट करना है। द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्बल ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। तो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें इसको बेसिक क्वांटिटी में पुट करना है, सही है। जब हम इसको बेसिक क्वांटिटी में पुट करेंगे तो ये न्यूटन है हमारे पास। तो न्यूटन जो सिंप्लीफाई होता है वो किस में होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको इसमें डिकम्पोज नहीं करेंगे तो न्यूटन डायरेक्ट जो है वो डायमेंशन में पुट नहीं हो सकता, या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा किलोग्राम है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ, तो मास के लिए क्या रहेगा कैपिटल, मीटर इज द यूनिट ऑफ, और लेंथ का डायमेंशन, सेकंड इज द यूनिट ऑफ, और टाइम का डायमेंशन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, इसको फ्रैक्शन में हम लीनियर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब आगे इसका क्या कर लेंगे, एम एल टी, ऊपर आगे पावर क्या हो रहेगी माइनस, तो दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा ना मेरे से। वीडियो पॉज तो नहीं हो गई ना। ये मेरे साथ जो है ना, ये शुरू से होता आ रहा है, बच्चे ये सब गिराते रहते हैं और मैं उठा के जो सामने किताब, कॉपी, पेंसिल, मार्कर, कटर, रबर, ये इज़्ज़त देने वाली चीज़, इनको इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हर का अलग अलग मानना है, सही है ना। आगे बात समझ में, आप मेरी बात और सुन लीजिए आप लोग। अभी तक हमने डायमेंशन निकाला, मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन 3 फॉर्म में होते हैं, एम, एल और टी के फॉर्म में। स्पीड में एम नहीं था, एक्सेलरेशन में एम नहीं था, और डिस्टेंस में एम और टी नहीं थे। तो जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो उसका स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि एम भी लिखें हम, एल भी लिखें और टी भी लिखें। जैसे हमारे पास स्पीड है, सपोज़ हमने लिखा मीटर पर, उसका डायमेंशन क्या बना था, एल टी माइनस, इसमें एम नहीं है, एम, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, एम एल टी माइनस, एम नहीं है ना इसमें, तो यहाँ पे एम के ऊपर पावर क्या लगा देंगे बेटा, 0, और इसको हम हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है। अगर कोई टर्म नहीं होगा, अगर एम नहीं होगा तो एम के ऊपर क्या लगाएंगे, 0, अगर एल नहीं होगा तो एल के ऊपर क्या लगाएंगे, 0, अगर टी नहीं होगा तो टी के ऊपर क्या लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से ये एम एल टी माइनस 2, तो इसमें एम भी है, एल भी, और भाई इसमें क्या नहीं है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड तरीका। आगे बात समझ में सबको। अब पेन गिरा दिया किसका पेन है ये, आगे चलें। बेटा क्लियर हो रहा है ना पॉइंट सारा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। हाँ बोलो ना। एम हमेशा पहले होता है, एल बाद में, और टी, ये इसका स्टैंडर्ड है, एम एल टी। हाँ ऑर्डर के लिहाज से एम एल टी होता है, ठीक है। अगर आप ए बी सी डी पढ़ते तो एम पहले आता है, एल और टी, देखिए ऑर्डर सेट करिएगा क्या होता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी के बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पहले आता है ना, तो यहाँ पे बाद में आएगा, सही है। क्लियर हो गया। अब
आहिस्ता आहिस्ता आगे चल लें। टॉर्क नाम सुना है ना? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस अ रोटेशन अबाउट द सर्टेन एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज द नेम ऑफ टर्निंग इफेक्ट। डोर बंद और ओपन करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क। जो आपके घर में नलका लगा होता है जिससे पानी आता है, जिससे पानी नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नलका बोलते हैं। और उसको जब ओपन या क्लोज करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अरे बात समझ में? जिसमें भी टर्निंग इफेक्ट होगा, जैसे ये मार्कर है ना मेरे हाथ में यूँ, मैंने इसको यूँ करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो टॉर्क इज द नेम ऑफ टर्निंग इफेक्ट। दो किस्म के टॉर्क होते हैं, क्लॉकवाइज एंड, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज, ये सब पता है ना? हाँ। तो टॉर्क इज द नेम ऑफ टर्निंग इफेक्ट टू प्रोड्यूस ए रोटेशन अबाउट द सर्टेन एक्सिस। और उसको क्या बोलते हैं? एफ इंटू, तो फोर्स यूनिट क्या होती है? और ये क्या कहलाता है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डी है बेटा क्या कहलाता है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मोमेंट आर्म भी बोलते हैं हम, सही है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन। अब मीटर तो डिकम्पोज हो सकता है डायमेंशन के अंदर, लेकिन ये एन नहीं हो सकता। तो एन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये वाला मीटर बेटा वैसे ही का। तो ये देखो, अब ये केजी मीटर इंटू मीटर, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? और नीचे क्या बचेगा? अब क्या होगा इसकी जगह? होगा क्या नहीं? अब उसके बाद इसकी जगह क्या होगा? अब ये ऊपर आके टी होगा क्या नहीं? सही है या नहीं सही है? सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? आगे चलें। अब आप लोग मुझे बताएं कोई सा फॉर्मूला, मैं उसका डायमेंशन निकालता हूँ, ठीक है? जिस बच्चे को जो समझ में आ रहा है वो बोले। थर्ड इक्वेशन में जब हम डायमेंशन निकालते हैं ना उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है? वो इसके बाद वाला टॉपिक है, पहले आप डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो आप मुझे कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी बताएं जिसका मैं डायमेंशन बताऊँ आपको। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भाई। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है? इससे पहले थोड़ा सा आपको शार्प करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? होता है कि नहीं? ये हाफ चलेगा वैसे ही, एन क्या होगा? ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो ये मीटर पर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? लगेगा या नहीं? तो ये हाफ और ये केजी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सही है? हम काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या लेते हैं? और जूल किसके बराबर होता है बेटा? होता है या नहीं? अब यहाँ देखिएगा, ये हाफ, ये केजी, ये मीटर और ये सेकंड स्क्वायर मैंने क्या कर लिया अलग यहाँ से। जी बेटा जी, बोर्ड शाइन कर रहा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये लाइट बंद कर दो यार, पीछे वाली, वहाँ से बंद होगी। अभी सही है? तो ये क्या हो जाएगा? हाफ के जी मीटर पर, तो के जी वैसी क्या वैसे ही आ गया। अब ये जो मीटर स्क्वायर है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, मीटर इंटू, बात देखिए, तो ये देखो हाफ, ये के जी, अच्छा ये जो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? और ये वाला मीटर वैसे ही का, तो न्यूटन मीटर बना ना, यहाँ पे भी क्या बना? न्यूटन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक टर्म हाफ, वहाँ पे हाफ का कोई चक्कर, अगर हाफ नहीं तो क्या है यहाँ पे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिएगा, जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं
तो उसके ऊपर कांस्टेंट का कोई भी फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 1.45 है, कुछ भी टर्म आए उससे डायमेंशन का कोई सरोकार नहीं होता। डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट टर्म से आज़ाद है। ठीक है, हम बस अपना कौन सा टर्म मैच करते हैं, एम एल और टी वाला। बात समझ में आ रही है? नहीं आ जाओ, ऐसा समझ में आएगी अभी। तो न्यूटन मीटर यहाँ पे भी आ रहा है और न्यूटन मीटर यहाँ पे भी आ रहा है। ये मैंने इसलिए करके दिखाया था कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें कि हम काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल लेते हैं तो जूल यहाँ से ही बनता है, न्यूटन मीटर है, आगे क्या बनेगा ये, तो जूल वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो जूल को हमने किस में डिकम्पोज किया, न्यूटन। अब न्यूटन किस में टूटेगा बेटा, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या लगा देंगे फिर, ये आ गया डायमेंशन। क्या आ गया ये, बात समझ में आई? किसी को कोई मसला, बुलबुल भी ना, आगे चले भाई, यहाँ तक सब क्लियर है। जी सर, हाँ पावर के निकालो, बस आप लोग जो बोलिए वो होगा। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अब पावर को इंडिकेट करवा दें कैपिटल पी से, और इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ये बोलते हैं, एक होता है पावर, एक होती है एनर्जी। पावर को बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, W/T, और एक होती है हमारे पास एनर्जी, उसको बोलते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत एनर्जी है, और काम करने की सलाहियत टाइम के लिहाज से क्या कहलाता है, पावर। तो पावर को हम पी से इंडिकेट करवाते हैं, और इसकी यूनिट होती है वॉट। क्या होती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, वॉट। अब वॉट से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम डायमेंशन कैसे पुट करेंगे, तो वॉट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वॉट पावर होता क्या है, W/, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, और नीचे क्या आएगा, तो इसका मतलब वॉट किसके बराबर है या नहीं, है या नहीं। अब ये भी पता है आप लोगों की जूल किसके बराबर है, और नीचे क्या आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है kg मीटर पर सेकेंड किसके जगह आ गया ये, उसके बाद ये मीटर है वैसे ही आ गया, नीचे क्या है बेटा, वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, kg मीटर इंटू मीटर, उसके बाद क्या बचेगा, पूरे के नीचे क्या है, किसी को मसला। उसके बाद ये kg, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। उसके बाद यहाँ सेकंड है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर और सेकंड कहाँ रहेगा, ऐसे ही होगा। ये kg मीटर बन रहा बेटा, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्या हो रहेगा, आप डायमेंशन पुट कर सकते हैं। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, फिर क्या लगेगा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। समझ में आया है नहीं हर बच्चे को? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुनीब, मुईस,
समझ में आया मुइस? हाँ भाई मुइस आया समझ में? तुमने गर्मी में कैप क्यों लगा रहे हो हैं? फर्स्ट ईयर बायो की क्लास जो है कल 5 से 6:30। सुन लिया सबने? फर्स्ट ईयर बायो की क्लास कल 5 से मैथ्स की क्लास कल 7 से 8। आप लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं? क्या है तुम्हारा? प्री इंजीनियरिंग। क्या बोल रही? यहाँ मेरी टाइमिंग लीजिए बेटा, नज़र आ रही है? कहाँ पे? अच्छा यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी क्या रहेगा? यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? आगे चलें? टाइम क्या हो रहा है? अभी आधा घंटा बाकी है। 35 मिनट बाकी है। आज थोड़ी गर्मी कम है। कबर में सोचिए कितनी गर्मी है। आप लोग सिर्फ यहीं का सोच रही मिटा दें? अब आगे सुनिएगा। और किसी को कुछ बोलना है? बताएं किससे निकालो डायमेंशन? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, सारी की यूनिट क्या है? जूल। तब पर डायमेंशन भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का सामने क्या लगाएंगे? जूल। न्यूटन मीटर सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का सामने क्या लगाएंगे? जूल। न्यूटन मीटर लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। वर्क डन यूनिट क्या है? जूल। न्यूटन मीटर लगा के सॉल्व कर लेंगे। और एनर्जी भी निकल जाएगा। एनर्जी की भी यूनिट जूल, वो भी न्यूटन मीटर, उसकी भी यूनिट, उसका भी डायमेंशन सेम। जितने भी किस्म की एनर्जीज हैं सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम। और किसका है? वेट की यूनिट न्यूटन है। जो फोर्स का डायमेंशन है वही न्यूटन का डायमेंशन, वही वेट का डायमेंशन है। जैसे फोर्स है ना, उसकी यूनिट क्या होती है? और वेट की भी यूनिट क्या है? तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, सेम तरीके से निकलेगा। और बोलें? एक है हमारे पास प्रेशर है, नहीं है? प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये होता है। अब आगे क्या होगा? ये एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और फोर्स यूनिट
होगा कि नहीं? न्यूटन की जगह क्या आएगा? आएगा कि नहीं? और नीचे क्या आएगा? सही या नहीं? अब उसके बाद आगे केजी मीटर पर सेकंड, ये डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 1 ऊपर और मीटर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। सही है भाई। अब आगे क्या होगा बेटा? केजी मीटर बंदा, ये वाला स्क्वायर और ये वाला मीटर क्या हो रहेगा? तो यहाँ से मीटर ख़त्म हो गया तो ऊपर केजी बचा और नीचे बचा सेकंड स्क्वायर इंटू ये बचा। अब डायमेंशन पुट करेंगे, केजी के लिए क्या आएगा बेटा? आएगा या नहीं? सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके टी माइनस एम ऊपर जाके, सही है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। वीडियो ऑन है। सबको क्लियर हो रहा है? आपको डायमेंशन सॉल्व करते हुए इतना लाजमी समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे यूनिट नहीं याद है तो डायमेंशन सॉल्व, हमारी बात समझ में? तो यूनिट लाजमी पता होना चाहिए डायमेंशन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सैम्पल ऑफ बेसिक क्वांटिटी। हम सबको बेसिक क्वांटिटी में पुट कर रहे हैं। बेसिक क्वांटिटी कितने बताए थे मैंने? 7। उसमें से हम कौन से 3 यूज़ कर रहे हैं? लेंथ, मास एंड, बस इसी को यूज़ करते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है। जब हम फेडरल बोर्ड पढ़ते हैं ना तो फेडरल बोर्ड में हम लेंथ, मास और टाइम के अलावा करंट को भी इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर को नहीं, करंट को। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? एल, एम और टी, ये आ रहा है ना। लेकिन जब हम फेडरल बोर्ड पढ़ते हैं तो उसमें एल, एम, टी के अलावा आई भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपके बोर्ड का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये एक सवाल था कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर आपके पास प्रेशर है, अगर आपके पास फोर्स है, अगर आपके पास जो है ना मोमेंटम है, ठीक है, अगर आपके पास टॉर्क है, ठीक है, तो सब आप लोग ऐसा करें, मुझे मोमेंटम का डायमेंशन निकाल करके बताएं। बच्चे निकल के जा रहे हो, सर को देखो क्या लगा के पढ़ा रहे। आप लोग मुझे मोमेंटम का डायमेंशन निकाल करके बताएं। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये होता है ना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो m इंटू वी हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करिए तो क्या आंसर आएगा उसका? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को P से भी इंडिकेट करवाते हैं और बेटा कैपिटल M से 20, मास इंटू, अच्छा मोमेंटम की यूनिट फॉर्मूला क्या है? M मल्टीप्लाई बाई, ऐसे ही है। मास की जगह क्या लिख सकते हैं और स्पीड की जगह क्या लिख सकते हैं? ये यूनिट किसकी है? मोमेंटम की। किसकी यूनिट है? लेकिन स्टैंडर्ड जो मोमेंटम की यूनिट है वो क्या है? न्यूटन सेकंड। न्यूटन, तो वो कैसे आता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हम, किससे? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेकंड। ये हो गया केजी, ये हो गया मीटर, सेकंड इंटू सेकंड इंटू, ये किसके बराबर होता है? क्या बच गया? तो न्यूटन सेकंड। तो मोमेंटम की ज़्यादातर यूनिट क्या इस्तेमाल होती है स्टैंडर्ड बुक वगैरह में? न्यूटन सेकंड इस्तेमाल होती है। तो वो आता है किस तरीके से? हम फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास यूनिट आती है मोमेंटम की, वो आती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन
अगर हम इसको क्या करते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड से डिवाइड, तो ये सेकंड और ये सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले टर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई हुआ है जिससे डिवाइड हो रहा है। तो सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड से डिवाइड, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या मिलेगा, हमें न्यूटन सेकंड मिल जाएगा। हम यहाँ से सेकंड इंटू सेकंड को मल्टीप्लाई करके न्यूटन सेपरेट कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, और ये वाला सेकंड रिमेनिंग रह जाएगा, जिससे हमारी यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकंड। तो हमारे पास यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, m इंटू वी, क्या लिखा हुआ है। अब हमें डायमेंशन निकालना है, तो m की जगह क्या आएगा, स्पीड की जगह क्या आएगा, किसी को मसला, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह t-1, सही है। आसान है मुश्किल है, हाँ भाई आसान है मुश्किल है। फसाद है एक तो आप लोग जोर से क्यों नहीं बोलती। हाँ भाई आसान है मुश्किल है, हाँ पीछे, हाँ इंसान है, हाँ भाई आसान है मुश्किल है, उधर पीछे, चीज़ें समझ में आ रही है ना। मिटा दूँ ये, इनको मुश्किल लग रहा है, इनको देखना पड़ेगा फिर क्या मुश्किल लग रहा है भाई। यूनिट नहीं आ रही क्या आपको, हैं? तो आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर आके सबकी यूनिट याद करिएगा, ठीक है। और जितना मैंने करवाया उसको सॉल्व करिएगा सही से, सही है। देखो भाई होता ये है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज़ होते हैं और कुछ थोड़े से कम होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता, तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ठीक है ना। ये नहीं बोलेंगे था, तो आप लोग सोचेंगे आप सर बहुत आगे निकल चुके हैं, सही है। तो मेरे दौर में जो बच्चे मेरी क्लास में हुआ करते थे, तो जो अच्छा पढ़ता था ना, तो उससे भी डरते थे हम लोग का ये हाल था। तो इतनी रिस्पेक्ट करते थे, जो अच्छा पढ़ता मेरी उम्र का, लेकिन उसको बोलते थे जो भी नाम है उसका, जैसे वक्कास नाम है तो वक्कास भाई बोलते थे हम लोग, क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है, उसके अच्छे पढ़ने की वजह। अगर तो शुरू में जो है ना 2 क्लास 3 क्लास में मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था, फिर उसके बाद 4 5 6 7 ये बिल्कुल मेरा बेकार हो गया। फिर मुझे शौक़ हुआ कि यार मैं भी अच्छे से पढ़ूं, तो 8 क्लास में जब मैं गया तो मैंने ख़ुद से, ना मेरे अम्मी ने कहा ना मेरे अब्बू ने कहा, मैंने ट्यूटर रखा, मैं दूसरी जगह जाने लगा, मैथ्स पढ़ने वहाँ जाने लगा, ये साइंस पढ़ने वहाँ जाने लगा। तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ, फिर दोबारा से रीइंस्टॉल होने लगा, ठीक है ना। फिर जब मैं 8 क्लास में आया तो मेरे 8 क्लास में जो है वो 8 पोजीशन जो है वो रहमान स्कूल में आ गई। बड़ा टफ़ कंपटीशन होता था, जो फर्स्ट आया था उसकी परसेंटेज 78, ठीक है ना। उस टाइम इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज नहीं आती, जब जो आ रही 98 परसेंटेज बच्चा लेकर आ रहा है, 99, तो एक क्यों छोड़े, वो भी दे ही दीजिए। और फिर बच्चों को क्या बोले, बेटा और मेहनत करो, और कितना मेहनत करेगा भाई, 98 तो लिया है, अब क्या 100 क्रॉस कर जाएगा क्या। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट में से था। तो मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, मैं सुबह को भी पढ़ता था, शाम को भी पढ़ता था, रात को भी पढ़ता था। क्योंकि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर वो मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना एक पीरियड जब ऐसा आएगा कि पढ़ने वाला बच्चा और ये एवरेज बच्चा दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मेहनत करना ही हम छोड़ देंगे तो हम बराबर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है। अब मैंने डायमेंशन समझाया, ठीक है, तकरीबन सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर कुछ को नहीं समझ में आ रहा तो घर जाएं, प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड से पूछें, मुझसे पूछें, ठीक है। जो टॉपिक जिस दिन चल रहा है, टेस्ट होने से पहले आपको उस पर अबूर हासिल करना है, कमांड हासिल करना है। आ रही बात समझ में या नहीं? तो मैं ये बता रहा था, अब जो एक पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको मैंने एक सवाल दिया, या उसको कहीं वो पढ़ने जाता है, उसको एक सवाल मिला,
दो चैप्टर मिल गया, उस 2 चैप्टर की तैयारी करने में उसको टाइम लगता है, जो पढ़ने वाला है लेट सपोज 2 घंटा लगता है उसको उस 2 चैप्टर की प्रिपरेशन करने में। और कोई मेरे जैसा है जिसको उसी 2 चैप्टर की तैयारी करने में कम से कम 2 दिन लगेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन तैयारी दोनों की हो जाएगी, सिर्फ क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब ये बच्चा मेहनत करना स्टार्ट करता है ना, मेहनत करते 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 एक दिन उसके अंदर शौक़ पैदा हो ही जाता समझ के पढ़ने का, तो फिर अब ये पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला जो है ना, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी दौर में मेहनत कर ली है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद अपने इसकी एग्जाम्पल हूँ। सही है? एक नोट्स है, एक बच्चे को वो याद हो रहा है आधे घंटे में, वो पढ़ने वाला है, उसका दिमाग तेज़ है, इससे ये ताल्लुक़ नहीं होता कि इसके अबू उसको बादाम खिला रहे हैं, सुबह उठा के इसको जो है ना मैदान में दौड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद जो आ रहा है उसको दूध मिल रहा है पीने के लिए, ये सबसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सारा जो है ना हैबिचुअल चीज़ है। जिस चीज़ पे ज़्यादा इंसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला उस चीज़ से मोहब्बत उसके दिमाग में डाल देते हैं। किसान जो है वो जा कर के खेत पे मेहनत करता है तो गल्ला वजूद में आता है नहीं आता है? अब्बू ऑफिस जाते हैं तो पैसा वजूद में आता है, दुकानदार दुकान में जा रहे हैं तो क्या पैसा वजूद में आ रहा है। तो जिस चीज़ पे मेहनत करता है ना इंसान, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ दे देते हैं। तो हम जब तक अपने पढ़ाई पे मेहनत नहीं करेंगे सच्चे दिल से, लगन से, हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो एक बच्चा वही नोट्स जो है 2 पेज का नोट है, वो उसको याद हो रहा है 2 घंटे में या 1 घंटे में, तो आपको भी वो याद होगा। लेकिन क्या लगेगा, आप सुबह 2 घंटा लगा दी, शाम में 2 घंटा, आप डबल मेहनत कर लीजिए, बात बराबर हो जाएगी। उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आपको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, बात बराबर हो गई, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन आपने क्या किया, मेहनत ज़्यादा किया। तो ऐसा 1 महीना चलेगा, ऐसा 2 महीना चलेगा, ऐसा 3, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का माइंड लेवल बराबर हो चुका होगा। अब उसको भी वही चीज़ उतनी ही देर में याद होगी जितना आपको याद होगी। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी एफर्ट्स। अच्छा, तो अब हमने जो सवाल किया है वो ये किया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो मैंने आपको सवाल पढ़ाया है ना, वो इस तरीके से तो आ सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। इनका डायमेंशन मालूम करके बताइए, जिसमें प्रेशर भी था, जिसमें जो है ना वर्क भी था, जिसमें टॉर्क भी था, जिसमें मोमेंटम भी था, जिसमें एनर्जी भी थी, जिसमें एक्सेलरेशन भी था, स्पीड भी थी, ये सारी चीज़ें थी ना। तो एक सवाल यूँ आ सकता है। तो अगर ये सवाल ऐसा आएगा तो कुछ 4 दे देंगे, 1 2 3 4। क्या आप इनका डायमेंशन मालूम करके दिखाइए, या आप सीख चुके हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सवाल का पहला तरीका। सवाल का दूसरा तरीका, अगर ये सवाल आता तो दूसरा तरीका क्या होगा, शो दैट, बेटा जो लिख रहा हूँ नजर आ रहा है पीछे, शो दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। साबित कीजिए ये जो गिवन इक्वेशन है आपका, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, एक फार्मूला हमारे पास S इजिकल टू वी टी। S इजिकल टू डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा टाइम उतना ज़्यादा। यहाँ से इस गली कोने पे जाएंगे टाइम कम लगेगा, यहाँ से अपने घर जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ से 5 नंबर जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से बोर्ड ऑफिस जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से नागन चौरंगी जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं ना, इसको साइन को, तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता होगा। इज इक्वल टू लगाए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, कांस्टेंट, और ये टी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो स्पीड होता है, क्या होता है, तो एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू, तो ये जो एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला है, हमें क्या प्रूव करना है, ये डायमेंशनली ओके है, डायमेंशनली प्रूव है। जो से भी इक्वेशन है दुनिया में वो सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनली बराबर है आपस में।
जितने भी इक्वेशन थे, चाहे वो x इजिकल टू वी टी हो, चाहे वो जो है ना 2x इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो, चाहे वो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी हो, चाहे p इजिकल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी हो, चाहे वो p इजिकल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी हो, फिर उसके बाद चाहे पावर इजिकल टू जो है w अपॉन टी हो, आ रही बात समझ में, चाहे टॉर्क इजिकल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी हो, चाहे टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी हो, चाहे टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू एम जी एच हो, सारे ही इक्वेशन आपस में क्या है, डायमेंशनली प्रूव हैं, बराबर हैं। पी इजिकल टू एन आर टी हो, पढ़ा है ना जनरल गैस इक्वेशन, ये सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर होंगे या नहीं। तो उसके लिए हमने पहले एग्जाम्पल उठाया एस इजिकल टू वी टी। तो सबसे पहले हम वो साइड लेंगे सॉल्व करने के लिए, चूँकि प्रूफ करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो इसमें हम सबसे पहले वो साइड लेंगे जो हमें 100% पता होगा कि इसका आंसर मुझसे सही आएगा। इसका आंसर मुझसे 100% पता होगा कि इसका आंसर मुझसे, तो वो कौन सा सही लग रहा है, ये मुश्किल लग रहा है, ये मुश्किल लग रहा है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड इनटू टाइम है, ये अकेला है, ये दोनों है, तो ये आसान लग रहा है ना। मैंने लिया टेकिंग, ये देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है वो डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आपको 100% पता है आपका डायमेंशन सही है या नहीं। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कोशिश करेंगे कि यही वाला डायमेंशन इसका भी याद है, तो बात साबित हो जाएगी। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्या लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड, उसमें क्या है v इंटू टी। तो ये v स्पीड की रहेगा, क्या आएगा बेटा, मीटर पर, और टाइम की रहेगा क्या आएगा, ये सेकंड, और ये सेकंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे क्या बचा, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन, यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी क्या आया। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, दोनों इक्वेशन क्या है, हैंड्स इट इज प्रूफ दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये बात साबित हो गई कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली। सबको बात समझ में आई है। तो सबसे पहले वो साइड लेंगे हम जिसका आंसर हमें पता हो कि हमसे सही आएगा, फिर हम दूसरे वाले को उसी का रेफरेंस बना के सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर हमें 100% पता हो कि सही है। बेटा कल से मास्क जो है वो लाजमी आप लगा कर आएंगे सारे, ठीक है। आगे चलें। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 बनेगी तो उसमें हम पॉइंटर से बॉक्स बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 आएगा, उसको हम पॉइंटर से बॉक्स बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, और नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये लाजमी लिखना है हर बच्चे को। लिख लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it is proved that from equation 1 and equation number 2 it is proved that the given equation is dimensionally correct। लैबा जाहिद समझ में आ रहा है बेटा?
आगे चलें। ये हमने किया एक छोटी सी इक्वेशन। अब इसके बाद जो है सवाल का तरीका समझ में आ गया ना। अब एक सवाल ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, है या नहीं है? कौन सी साइड आसान लग रही है? तो हम क्या करेंगे पहले, टेकिंग, या स्टेप आप दिमाग में बैठा लें कि सबसे पहले इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, या जो आसान होगा पहले बोलेंगे, फिर उसको डायमेंशनली हम उसको डायमेंशन निकालेंगे। पहले जैसे ये है ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो हमने ले लिया भाई ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना चाहे किसी भी किस्म की हो, फाइनल वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड है तो ऊपर क्या है बेटा, एम, और नीचे टाइम, नीचे टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ सेकेंड की जगह, तो ये क्या बनेगा, क्या नाम है इसका, सही है नहीं? इसके बाद आगे, नाउ टेकिंग, कौन सी साइड ले रहे हैं हम, राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, वी आई प्लस, तो बेटा वी आई इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह मीटर पर, उसके बाद प्लस, प्लस का निशान है तो उसके बाद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह, सही है नहीं? और टाइम की जगह क्या आएगा बेटा, ये स्क्वायर से ये वाला सेकंड क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी क्या बचा, सही है या नहीं है? यहाँ पे कितना मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे कितना है, 1 + 1 कितना होगा, तो हमने लिख दिया 2, तो ये हो गया 2 मीटर पर। इसको यूँ समझ लीजिए x + x, तो क्या बोलेंगे बेटा, तो x यहाँ पे किसके बराबर है, मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 मीटर पर। अब ये 2 वैसे ही रहा, m की रह क्या आएगा, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है, और मैंने आपको क्या बताया था कि डायमेंशन कांस्टेंट से क्या होता है, आज़ाद, 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, हम सिर्फ कौन सा टर्म चेक करते हैं कि हमारा डायमेंशन सेम आ रहा है या नहीं। इसका भी LT इनवर्स और इसका भी LT इनवर्स, ये क्या कहलाएगा हमारा इक्वेशन, एंड इट इज़ प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर N2, सही है। आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एक बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बराबर में बैठा हुआ जो है वो उसको समझाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। बाद में ऐसा होता है ना कि बच्चे वो समझाते जो टीचर नहीं समझाता। आपका दोस्त आपको ऐसा समझा देता है कि वो टीचर नहीं समझा पाता, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो आपस में आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं किसी को प्रॉब्लम होती है तो, और अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। मिटा दूँ ये, मिटा दें। अब एक चीज़ है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। सेकंड इक्वेशन है 2s = +½
है या नहीं? है ये इक्वेशन दुनिया में? क्या करेंगे सबसे पहले? टेकिंग लेफ्ट हैंड, वो क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसका डायमेंशन क्या होगा? ये क्या है? सही या नहीं? अब क्या करेंगे? सही। तो अब क्या कर रहे हैं भाई? टेकिंग आर एच, तो वो क्या है? वी आई टी प्लस ए टी। सही है। अब ये वी आई की जगह क्या आएगा बेटा? मीटर पर। और टाइम की जगह क्या आएगा? ये हाफ ऐसे का। इस ए की जगह क्या आएगा? इस टाइम टी के ऊपर स्क्वायर है तो सेकंड के ऊपर क्या आएगा? ये और ये और ये। यहाँ पे क्या बचा बेटा? और यहाँ पे क्या बचा? बचा या नहीं? किसी को मसला, हल्का सा भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है। अब आगे सुनिए, ये 1 मीटर और ये हाफ मीटर, इस दोनों में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? तो ये 2 इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर और ये प्लस का मीटर अपॉन 2 मीटर प्लस मीटर कितना हो जाएगा? और नीचे 3/2 को क्या कर दिया मैंने? क्या बचा? सिर्फ 3/2 वैसे ही रहा। इस मीटर की जगह क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? दोनों का डायमेंशन, उसका कांस्टेंट कितना है? इसका कांस्टेंट कितना है? और डायमेंशन का कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑन द डायमेंशन। सही। हैंस इट इज़ प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये बात साबित हो गई कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है? बराबर है। और जब इस तरीके का टर्म होगा कि जहाँ पर कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा तो वहाँ पर हम ये बात भी मेंशन करेंगे, एंड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑन डायमेंशन, एंड देयर इज ऑन डायमेंशन। सही है बेटा? जैसे बता रहा हूँ जूँ का तू आपको लिखना है। सही है? टाइम कितना बाकी रह गया? बस एक थर्ड इक्वेशन भी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए, अब आपके पास लेक्चर जमा हो गया। कल मैं जो बात कर रहा था ना आपसे कि अभी आपके पास कोई लेक्चर नहीं है, कोई तैयारी करने की चीज़ नहीं, अब है। अब मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, हालांकि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करूँगा तो उस टाइम ये कंप्लीट होगा। सही है? तो जब आप नेक्स्ट क्लास में मेरे आएंगे तो हर बच्चे के पास 8 दिन का टाइम है ना? 8 दिन में आप इसकी सही से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, रफ़ कॉपी दस्ता वगैरह ले लीजिएगा, उसमें सॉल्व करिएगा। सही है? खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। लेकिन जब मैं इसको आपको बोलूँगा बेटा आज टेस्ट है, जैसे आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का टेस्ट कंडक्ट करूँगा। उसमें क्या होगा, एक तो मैंने आपको डायमेंशन जो निकालना सिखाया है, पावर का, टॉर्क का, मोमेंटम का, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। उसमें से कोई 5 और ये 3 पढ़ा तो उसमें से कोई एक दे दूंगा। आप इसका डायमेंशन निकाल करके बताएं, आप दिखा देंगे, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिस करना है घर पे। सही है? इतना आसान नहीं है यहाँ पे पढ़ना। आगे चलें या नहीं चलें? ये मिटा दो, मिटा दे भाई। अब इसके बाद एक थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, वो किसके बराबर है बेटा? 2AS = VF² - VI है या नहीं? सबसे पहले क्या काम करेंगे? टेकिंग ले लिया,
अभी आप गौर करें ना, मैं कौन सा साइन लगा रहा हूँ, साइन ऑफ इम्प्लाइज दैट एक इज इक्वल होता है। चूँकि हम इस इक्वेशन को ऊपर से उठा रहे हैं, जब किसी इक्वेशन को कहीं से उठाते हैं तो ये साइन लगाते हैं, और अगर डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल लगाते हैं। मैं ये साइन लगा रहा हूँ इम्प्लाइज दैट, और सिर्फ इसी स्टेप में लगाता हूँ, इसके बाद नहीं लगाता। तो ये क्या है भाई, 2as सही है। अब ये 2 वैसे ही का वैसे ही रहा, एसेलेरेशन की जगह क्या आएगा बेटा, उसके बाद s डिस्टेंस की यूनिट। अब आगे ये 2 वैसे ही का मीटर इंटू मीटर बेटा, और नीचे क्या आएगा, अब क्या होगा क्या नहीं, क्या नाम रखेंगे इसका, किसी को प्रॉब्लम। अब किसकी बारी है, 9 RHS, ठीक है। तो RHS में क्या है, VF स्क्वायर माइनस, तो VF की जगह क्या आएगा, पूरे के ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ये क्या है मीटर पर, इस पूरे के ऊपर क्या है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, किसी को मसला, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर, सेकंड के ऊपर भी मीटर स्क्वायर, माइनस का साइन है, मीटर के ऊपर भी सेकंड के ऊपर भी, किसी को कोई। अब ये 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये आपस में कैंसिल। जैसे ये फर्स्ट कर ली, ये x है और माइनस x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। तो भाई अब हम अगर इसको ज़ीरो कर देंगे तो हमारा ये आंसर तो नहीं आएगा, हमारी इक्वेशन तो प्रूव नहीं होगी, हमें तो इसको प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ये बचेगा या नहीं बचेगा, सबको बात समझ में आई है। क्यों लिया कॉमन, चूँकि डायमेंशन का कांस्टेंट के ऊपर या कांस्टेंट का डायमेंशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट, क्योंकि 0 हो 5 हो 4 उससे हमें कोई सरोकार, लेकिन हमारा डायमेंशन आना चाहिए। तो मीटर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, को छोड़ देते हैं, ये हो गया l स्क्वायर, और उसके बाद क्या बचा, और 0 आ रहा, 0 आप आने दीजिए। तो ये इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया, सेम है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट इज़ प्रूव दैट dimensionally correct and there is no effect of constant term on। बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। and there is no effect of constant term on dimension। तो बेटा मैं आपको घर के लिए होमवर्क जो दे रहा हूँ वो ज़रा देख लीजिएगा। आपको होमवर्क दिया जा रहा है घर से करने के लिए। कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो बुक में निशान लगवाया है, वो आपके दिमाग के मेमोरी में सेव होना चाहिए इस तरीके से कि नींद में उठा के भी कोई बोले बेटा कि इब्न सीना ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, तो आप बोलना। बात समझ में आ रही है। उसके बाद डायमेंशन, जहाँ तक आज मैंने करवाया है डायमेंशन, ये आपको हु बहू आना चाहिए। आएगा ना आप लोग इतना या नहीं आएगा? हाँ भाई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बस आज यहीं तक की है क्लास, यहीं पे क्लास में ऑफ़ करता हूँ, ठीक है ना। कल की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है।
अभी फ़िलहाल मैथ होगी, फिर उसके बाद इंग्लिश के भी आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरी क्लास के पैरेलल में लगता है या मैथ्स की क्लास के पैरेलल में लगता है इंग्लिश, तो इस हफ्ते इंग्लिश की क्लास नहीं, नेक्स्ट वीक से होगी।